ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪಿಎಂ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನೋಡೋಣ. जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता है जब जनता जनार्दन जो कि ईश्वर का रूप होती है वो आपके काम को अनुमोदित करती है। ये सिर्फ चुनाव की जीत और हार आंकड़े उसका खेल नहीं है जी, ये जीवन की उन आस्था का खेल है जहां कमिटमेंट क्या होता है, डेडिकेशन क्या होता है, जनता जनार्दन के लिए जीना, जनता जनार्दन के लिए जूझना, जनता जनार्दन के लिए खपना, ये क्या होता है। ये 5 साल की अखंड एक निष्ठ अविरत तपस्या का जब फल मिलता है तो उसका संतोष एक आध्यात्म की अनुभूति कराता है। और इसलिए कौन हारा कौन जीता इस दायरे में इस चुनाव को देखना मेरे सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मैं इससे कुछ आगे सोचता हूं और इसलिए मुझे 130 करोड़ देशवासियों के उनके सपने, उनकी आशा आकांक्षा ये मेरे नजर में रहती है। माननीय अध्यक्ष जी, 2014 में जब देश की जनता ने अवसर दिया, पहली बार मुझे सेंट्रल हॉल में वक्तव्य देने का मौका मिला था और सहज भाव से मैंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है। आज उस 5 साल के कार्यकाल के बाद बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं, और जो संतोष जनता जनार्दन ने ईवीएम के बटन को दबा करके भी व्यक्त किया है। जब चर्चा का प्रारंभ हुआ, पहली बार सदन में आए हुए श्रीमान प्रताप सारंगी जी ने और आदिवासी समाज से आई हुई हमारी बहन डॉक्टर हिना गावित जी ने जिस प्रकार से विषय को प्रस्तुत किया, जिस बारीकी से चीजों को रखा, मैं समझता हूं उसके बाद मैं कुछ भी न बोलूं तो भी बात पहुंच। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश के जितने भी महापुरुष हुए, सार्वजनिक जीवन में जिन्होंने मार्गदर्शन किया, उन्होंने एक बात हमेशा कही और वो अंत्योदय की कही। आखिरी छोर पर बैठे हुए इंसान की भलाई की बात कही। चाहे पूज्य बापू हो, चाहे बाबा साहब आंबेडकर हो, चाहे लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, हर किसी ने इसी बात को कहा। पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे मन में यही भाव रहा, जिसका कोई नहीं है उसके लिए सरकार ही सिर्फ होती है। हमने देश आजाद होने के बाद एक ऐसा कल्चर जाने अनजाने में स्वीकार कर लिया, या तो उसको बढ़ाने में बल दे दिया, और मैं शब्द प्रयोग हम करता हूं, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता। हमने न जाने अनजाने में एक ऐसा कल्चर प्रसारित किया जिसमें देश के सामान्य मानवीय को अपने हक के लिए व्यवस्थाओं के साथ जूझना पड़ता है, जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको लड़ना पड़ता है। क्या इस आजादी के लिए वो निकला था? क्या सामान्य मानवी उसके हक की चीजें सहज रूप से व्यवस्था के तहत जिसका वो हकदार है
वो उसे मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, और मिले या न मिले, वो शिकायत करे या न करे, हमने मान लिया था कि ये तो सब ऐसे ही चलता है। मैं जानता हूं इस चीजों को बदलने में कितनी मेहनत लगती है, राज्यों को भी ऑन बोर्ड लाने में कितनी तकलीफ होती है, और 70 साल की बीमारियों को 5 साल में पूरा करना कठिन होता है। लेकिन मैं इस संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमने दिशा वो पकड़ी, कठिनाइयों के बावजूद भी उस दिशा को हमने छोड़ा नहीं। न डाइवर्ट न डाइल्यूट, हम उस मकसद से चलते रहे, और ये देश दूध का दूध, पानी का पानी भली भांति कर सकता है। और उसने शौचालय को सिर्फ 4 दीवार नहीं समझा, घर में चूल्हा पहुंचा तो सिर्फ खाना ढंग से पका उतना नहीं समझा, उन हर व्यवस्था के पीछे उस मकसद को उसने समझा कि आखिरकार ये क्यों कर रही है सरकार। मैंने तो चूल्हा मांगा नहीं था, मैंने तो बिजली के कनेक्शन के बिना जिंदगी गुजार दी थी, वो क्यों कर रहे हैं। पहले प्रश्न उठता था क्यों नहीं करते हैं, आज उसके मन में विश्वास पैदा हुआ ये क्यों करते हैं। क्यों नहीं करते हैं से लेकर के क्यों करते हैं, ये यात्रा बड़ी लंबी थी, लेकिन उसमें विश्वास भरा हुआ था जिसने अपनेपन को उजागर कर दिया, और जो आज देश में एक नए सामर्थ्य की अनुभूति करा रहा है, और उसी को आगे बढ़ाने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट के रूप में देश गरीबी से जब जूझ रहा है, तो उनको उन योजनाओं के तहत ईज ऑफ लिविंग के लिए जो भी एक सामान्य मानवीय की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो, लेकिन देश आगे भी बढ़ना चाहिए। गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का एम्पावरमेंट हो, लेकिन साथ साथ आधुनिक भारत को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी पटरी पर विकास की धारा चलनी चाहिए जहां एक तरफ वेलफेयर को लेकर के ध्यान केंद्रित हो, सामान्य मानवीय की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति पर भरपूर प्रयास हो, और दूसरी तरफ वो पटरी हो जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करे। देश को आधुनिक बनाने के लिए योजनाओं को लागू करे, और हमने उन दोनों तरफ बल दिया, और हाईवेज हो या हाईवेज हो, वाटरवेज हो, रेल हो या रोड हो, उड़ान योजना से हवाई जहाज की व्यवस्था हो, स्टार्टअप हो, इनोवेशन हो, टिंकरिंग लैब से लेकर के चंद्रयान तक की यात्रा की कल्पना हो, इन सारी चीजों को एक आधुनिक भारत और एक अनेक चुनौतियों से जड़ने के लिए हमें आगे बढ़ना है। यहां बहुत अच्छी बातें बताई गई, कुछ तीखी बातें भी बताई गई, ज्यादातर चुनावी सभाओं की छाया वाली बातें भी बताई गई। हर एक का अपना अपना एक एजेंडा होता है, उसके लिए मुझे कुछ कहना भी नहीं है, लेकिन यहां कहा गया कि हमारी ऊंचाई को कोई कम नहीं कर सकता है। ऐसी गलती हम नहीं कर सकते। हम किसी की लकीर छोटी करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम हमारी लकीर लंबी करने के लिए जिंदगी खपा देते हैं। और आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो गई।
आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि आप जड़ों से उखड़ चुके हैं। आप इतने ऊंचे चले गए हैं कि जो जमीन पर हैं वो आपको तुच्छ दिखता है, और इसलिए आपका और ऊंचा होना मेरे लिए अत्यंत संतोष और आनंद। और मेरी कामना है कि आप और ऊंचे बढ़े। हमारी आपसे ऊंचाई के संबंध में कोई स्पर्धा ही नहीं है, क्योंकि हमारा सपना ऊंचा होने का है ही नहीं। हमारा सपना जड़ों से जुड़ने का है। हमारा सपना जड़ों की गहराई से जुड़ने का है। हमारा सपना, हमारा रास्ता जड़ों से ही ताकत पा करके और मजबूती देश को देना, ये हमारा रास्ता है। और इसलिए जिस स्पर्धा में हम नहीं हैं, उस स्पर्धा में हम तो आपको शुभकामनाएं ही देते रहेंगे। और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे जाइए। मैं देख रहा हूं कि बार बार चर्चा आती है, लेकिन 10 फॉर एंड नो फर्दर एक बार पूरा हो जाना चाहिए। ये बात सही है कि कुछ लोगों के लिए लगाव होता है, अगर उनका नाम नहीं आता है तो उनको परेशानी हो जाती है। जैसे नाम न आने से भी जैसे अपमानित कर दिया ऐसा महसूस होता है। हो सकता है, होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूं, 2004 से पहले इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। 2004 से 2014 तक शासन में बैठे हुए लोगों ने अधिकृत कार्यक्रम में एक बार भी अटल जी की सरकार की तारीफ की हो, उनके अच्छे कामों का उल्लेख किया हो, तो जरूर इस पटल पर रखें। इतना ही नहीं, अटल जी छोड़ो, नरसिम्हा राव की सरकार की तारीफ की हो, वो रखो। इतना ही नहीं, ये अभी के भाषण में भी एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम बोले होते तो मुझे लगता। और वो बड़े बड़े लोग थे, मैं उनकी बराबरी में कुछ नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूं। लेकिन लाल किले पर से शायद वेरीफाई करना चाहिए, शायद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने 2 बार ये कहा है कि आजादी से लेकर के अब तक केंद्र की और राज्य की जितनी भी सरकारें हुई, सबका देश को आगे ले जाने में योगदान है। इस सदन में भी अनेक बार मैं कह चुका हूं, आज दोबारा कहता हूं, हम वो लोग नहीं हैं। और इसलिए बार बार ये कहना, हां, उनकी अपेक्षा है वो ही नाम आए, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं, हम लोगों का कैरेक्टर क्या है, हम लोगों का चरित्र, हमारी सोच क्या है, जानकारी के लिए, तभी आपको समझने में सुविधा होगी। सबको नहीं होती है। गुजरात में मुझे लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। गुजरात के 50 साल हुए थे, गोल्डन जुबिली ईयर था। उस गोल्डन जुबिली ईयर का अनेक कार्यक्रम किए, सबको साथ लेकर के किए। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम मैं आज यहां बताना चाहता हूं। मैंने सूचना की सरकार को कि 50 साल में जो राज्यपाल महोदय के भाषण हुए हैं, उन भाषणों को कंपाइल करके उसका एक ग्रंथ निकाला जाए और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड बनना चाहिए। अब मुझे बताएं कि 50 साल तक गवर्नर का भाषण मतलब किसका भाषण था? उस समय की सरकारों की एक प्रकार से वाहवाही कहो या उस समय की सरकारों के काम की का उसमें लेखा जोखा था।
हमारे दल की सरकारें नहीं थे, लेकिन ये हमारी सोच का हिस्सा है कि शासन चलाने की व्यवस्था में जो भी है, देश को आगे ले जाने में जिसकी भूमिका है, और वो पूर्णतः सकारात्मक था। किसी अखबार के एडिटोरियल का कंपाइलेशन नहीं छापा था, गवर्नर के भाषणों का छापा है, और आज भी उपलब्ध है, जाकर के देखें। और इसलिए ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं है, और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है। प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। और इसलिए कृपा करके मैंने ये कहने के बाद मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार ये हमको सुनाया जाता है, तो फिर thus far and no further, आज मैं रिकॉर्ड पर चीजें रखना चाहता हूं कि ऐसा कृपा करके बार बार मत बोलिए। हम किसी के योगदान को नकारते नहीं है जी। और जब हम कहते हैं कि 125 करोड़ देशवासियों ने देश को आगे बढ़ाया, तो 125 करोड़ देशवासियों में सबको आते हैं जी। और इसलिए कृपा करके हम चर्चाओं को इतना छोटा न बना दें। माननीय अध्यक्ष जी, जब आपने हर चीज में कल तो बड़े नारे बुलवा लिए, किसने किया, किसने किया, किसने किया। आज 25 जून है साहब, बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं कि 25 जून क्या है, अगल बगल में पूछना पड़ता है। 25 जून की वो रात देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था। देश के मीडिया को दबोच दिया गया था। देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में 2 महत्वपूर्ण अवसरों का उल्लेख किया है। एक गांधी 150 और दूसरा आजादी 75। व्यक्ति का जीवन हो, परिवार का जीवन हो, समाज का जीवन हो, कुछ तारीखें होती हैं जो नया जज्बा पैदा करती हैं, जीवन को प्राणवान बनाने का अवसर बन जाती हैं, संकल्पों को पूर्ण करने के लिए समर्पण के भाव से जोड़ देती हैं। भारत के जीवन में भी आज हमारे पास पूज्य बापू से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं है। आज हमारे पास आजादी के लिए मर मिटने वाले वीरों से बड़ी कोई यादें नहीं है। यह अवसर खोना नहीं चाहिए। देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया,
उनका पुण्य स्मरण करते हुए, जिन्होंने यातनाएं झेली, जिन्होंने अपनी जवानी मां भारती के लिए न्यौछावर कर दी, उनका पुण्य स्मरण करते हुए और देश में आजादी के लिए जन आंदोलन सफलतापूर्वक नेतृत्व करने वाले पूज्य बापू का स्मरण करते हुए इन तारीखों का एक अवसर बना करके हम देश में फिर से एक बार स्पिरिट पैदा कर सकते हैं। और ये सरकार का एजेंडा नहीं हो सकता है, किसी दल का एजेंडा नहीं हो सकता है, ये पूरे देश का एजेंडा होता है। इसमें दल नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ देश होता है। राष्ट्रपति जी ने इस बात को कहा है। हमारे लिए संकल्प की घड़ी है। चुनाव के मैदान में तू मैं जो करना है कर लीजिए, लेकिन ये एक अवसर है, इसको हम पकड़े। आजादी के पहले देश के लिए मरने का मिजाज था, आज आजादी 75 पर देश के लिए जीने का मिजाज पैदा करने का हमें अवसर है। मैं इस सदन में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं, मैं देश के सभी सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रपति जी ने हमें जो आदेश दिया है, जो हमसे अपेक्षा की, उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए हम आगे आए और इस दो महत्वपूर्ण अवसरों को नए भारत के निर्माण के लिए, जन सामान्य को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार से आगे ला सकते हैं, हम प्रयास करें। हिंदुस्तान गुलामी का कालखंड लंबा रहा, लेकिन इस गुलामी के कालखंड में कोई भी काल ऐसा नहीं था कि किसी न किसी कोने में से आजादी की आवाज न उठी हो, त्याग बलिदान की परंपरा न चली हो। 1857 में एक संगठित रूप प्रकट हुआ, लेकिन महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने देश के सामान्य मानवी को आजादी का सिपाही बना दिया। अगर वो झाड़ू लगाता है तो भी आजादी के लिए, वो बच्चों को शिक्षा देता है तो भी आजादी के लिए, वो खादी के वस्त्र पहनता है तो भी आजादी के लिए। ये पूज्य बापू ने पूरे हिंदुस्तान में माहौल बना दिया। और 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में देश का जन जन जुड़ गया। 1942 to 47 एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है आजादी की जंग का। क्या हम गांधी 150 और आजादी 75 को उस 42 के स्पिरिट के साथ देश को संकटों से मुक्ति दिलाना, देश को समस्याओं से मुक्ति दिलाना, अधिकार से ऊपर उठ करके अब कर्तव्य पर बल देना, जिम्मेवारियों को निभाने के लिए देश को प्रेरित करना, क्या हम इसके लिए आगे आ सकते हैं? मैं मानता हूं राष्ट्रपति जी ने विषय को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने रखा है। और लोगों का आश्चर्य होता था जब आजादी की मांग हो रही थी, मजाक भी उड़ाया जाता था, कैसे चलाओगे, क्या चलाओगे। लेकिन आजादी के दीवानों के अंदर एक ललक थी, आजादी के लिए मरने वालों का एक मिजाज था, आजादी के लिए, आजाद भारत के लिए जीने वालों का मिजाज पैदा करना इस नेतृत्व में क्षमता है। मैं चारों तरफ हाथ घुमा करके कह रहा हूं, मैं सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, नहीं मैं इस तरफ कह रहा हूं। हम सब मिलकर के इस बात को करें। और स्वभावतः मुझे तत्कालीन लाभ में मेरी सोच का दायरा नहीं होता है, छोटा सोचना मुझे पसंद नहीं है। और इसलिए मुझे कभी लगता है कि 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को अगर जीना है तो फिर छोटा देश सोचने का मुझे अधिकार भी नहीं। और इसलिए जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। इस मिजाज के साथ हमने आगे के लिए
एक नए हौसले, नए बुलंद विचारों के साथ चले। इस सरकार को अभी तो 3 सप्ताह हुए हैं, लेकिन हमारी यहां कहावत है, पुत्र के लक्षण पालने में। किस प्रकार से 3 सप्ताह में हमें भी मन करता था कि कहीं जाए, मालाएं पहने, जयकारा करें, लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना। हमें भी लगता था अरे इतने चुनाव 6 महीने से दौड़ रहे थे, चलो कुछ दिन रहे, हम भी आराम कर लें, लेकिन वो रास्ता हमें पसंद नहीं। हमारा रास्ता वो नहीं है। हम तो देश के लिए, जीने के लिए आए हैं। 3 सप्ताह के भीतर कितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए इस सरकार ने। एक गतिशील, समय का पल पल उपयोग करते हुए देश को कैसे आगे ला जाना। छोटे किसान हो, छोटे दुकानदार हो, खेत मजदूर हो, उनको 60 साल के बाद पेंशन वाला निर्णय कर लिया। हमारे पीएम किसान समृद्धि योजना, हमने वादा किया था कि सभी किसानों को उसके दायरे में लाकर उसका लाभ दिया जाएगा, दे दिया गया। सेना के जवानों के बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें बढ़ोतरी की, लेकिन साथ साथ समाज की सुरक्षा में लगे हुए हमारे पुलिस के जवान हैं, उनके बच्चों को भी वो बेनिफिट मिले, इसका एक बहुत बड़ा निर्णय किया। मानव अधिकारों से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण कानून इस संसद के अंदर हमने लाने के लिए जो भी आवश्यक तैयारियां थी उसको पूरी कर ली। 2022 के सपनों को पूरा करना, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बनाना, ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाना, ऑल पार्टी प्रेसिडेंट्स की मीटिंग बुलाना, हर चीज को जितना भी 3 सप्ताह के भीतर भीतर सबको साथ लेकर के चलने के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, एक के बाद एक कामों को उठाएगा। मैं पूरी गिनती